नमस्कार। न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलेगा और ऐसी रिसर्च के साथ खुलेगा कि आपको उस न्यूज का मास्टर बनाएगा। लेकिन पहले रोज की तरह आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खुलने जा रहा है। राहुल गांधी का बर्थडे, केक मोदी ने काट दिया क्या सरप्राइज गिफ्ट दे डाला, आज आपको बताऊंगा। दूध से नहलाया, भगवान की तरह दिखाया, राहुल के बर्थडे पर कांग्रेस और बीजेपी वाले क्यों भिड़ गए हैं, आज उसका अध्याय होगा। राहुल और पीएम मोदी दोनों ने जेनजी पर क्या ऐलान कर दिया, अब असल घमासान होगा क्या, और नीट की फुल तैयारी, लेकिन क्या गाइडलाइंस आ गई, एग्जाम देने जा रहे हैं तो पहले यह देख लीजिएगा। इसके अलावा इधर राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, उधर एसआईटी का ताबड़तोड़ एक्शन। चढ़ावा चोर कौन निकला, सोना चांदी हीरे कैश से लेकर वीआईपी दर्शन के पास तक राम मंदिर के गुनहगारों ने कुछ नहीं छोड़ा बॉस। राम मंदिर में चोरी के बाद काशी विश्वनाथ के चढ़ावे की गिनती पर क्या चर्चा शुरू हो गई है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। इसके अलावा बिल्ली बोलकर दूध मांगेगी भाई, आप डॉगी कहेगा कि घुमाने ले चलो। जानवरों को इंसान की तरह बुलवाने वाली मशीन आ गई है क्या। एआई क्रांति का सबसे नया कारनामा, वो डिवाइस जो जानवरों से वो कराएगी जो आपने सोचा ना होगा, और दुनिया का सारा पानी पी जाएगा, पैसे की वैल्यू खत्म कर देगा क्या। एआई के वो खतरे जो होश उड़ा देंगे, आज उसका अध्याय भी होगा। साथ ही हर अखबार के पन्ने जो हैं वो इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, छोटे नहीं होते, ऐसा क्यों बॉस, आज आपको यह भी बताऊंगा हमारे स्पेशल सेगमेंट में। लेकिन सबसे पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान गजब बवाल हो गया। कुछ टूरिस्ट और राफ्टिंग कर्मियों के बीच किसी बात पे ऐसा झगड़ा बढ़ा बॉस कि एक दूसरे पर राफ्टिंग के चप्पू चलाने लगे ये लोग। ये वीडियो खारा स्त्रोत राफ्टिंग एंडिंग पॉइंट का है, जहां पर यह मारपीट हो गई। यूपी के बस्ती में पानी की नई टंकी 5 महीने में ही फट गई। टंकी अचानक फटने से लाखों लीटर पानी कुछ ही मिनट में बह गया। बस्ती में टंकी 2.5 करोड़ रुपए में बनाई गई थी। टंकी फटने के बाद ठेकेदार और अफसर सवालों के घेरे में। यूपी के जौनपुर में बारात जाते वक्त एक दूल्हे की हत्या के मामले में नया वीडियो आया है। इसमें एक शख्स कट्टे से फायरिंग करता दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह वही शख्स है जिसकी हत्या हुई है, लेकिन उसके घर वालों का कहना है कि वीडियो पुराना है, जिसे हत्या के मामले से जोड़कर पीड़ित के पक्ष को कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। यूपी के हरदोई में उस वक्त भारी तमाशा खड़ा हो गया जब केवला देवी मंदिर में एक महिला इच्छाधारी नागिन की वेशभूषा में जिंदा सांप के साथ डांस करने लगी। स्टेज पर उसके साथ एक शख्स भी दिखा जो भारी भरकम अजगर को गले में लपेटकर परफॉर्म कर रहा था। जब अजगर ने मुंह फाड़ा तो कार्यक्रम में मौजूद लोग इधर उधर भागने लग गए। जापान के टोक्यो में एक प्राइमरी स्कूल में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग स्कूल के चौथे फ्लोर पर म्यूजिक रूम में लगी, जिसके बाद छोटे छोटे बच्चे किसी तरह खिड़की से निकलकर छज्जे पर आकर बैठ गए। आग तेजी से बच्चों की तरफ बढ़ रही थी, वो किसी तरह वहीं दुबके रहे। बाद में बड़ी सावधानी से इन सबको वहां से निकाला गया। हरिद्वार नगर निगम भूमि खरीद घोटाले में धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी को नौकरी से बर्खास्त करने और तत्कालीन डीएम कर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश कर दी गई है। इसके अलावा एसडीएम अजयवीर सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। तो दिन भर के क्यूआर मोड के बाद पाठशाला का पहला अध्याय, राहुल का बर्थडे, लेकिन केक मोदी ने काट दिया क्या सरप्राइज गिफ्ट दे डाला। दूध से नहलाया, भगवान की तरह दिखाया, राहुल के बर्थडे पर कांग्रेस बीजेपी क्यों भिड़ गए। राहुल और पीएम मोदी दोनों ने जेनजी पर ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि अब असल घमासान होगा क्या, और नीट की फुल तैयारी, लेकिन क्या गाइडलाइंस आ गई, एग्जाम के लिए जाने से पहले ये देख जरूर लीजिएगा। सबसे पहले इसका अध्याय। पिछले 3 दिन से विदेश में नरेंद्र मोदी का जलवा दिख रहा है। राहुल गांधी के लोग भी कैसे पीछे रहते हैं भाई, आज तो राहुल गांधी का बर्थडे है, तो कांग्रेस के नेताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस बात के लिए दिन रात नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थकों को न जाने क्या क्या कह देते हैं, वही काम आज ये लोग खुद कर रहे हैं। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कैसे कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर जबरदस्त माहौल बनाया। लेकिन आपको यह भी दिखाऊंगा कि बर्थडे भले राहुल गांधी का हो, लेकिन वक्त तो नरेंद्र मोदी का ही चल रहा है। राहुल गांधी के बर्थडे पर नरेंद्र मोदी कैसे कैसे सरप्राइज दे रहे हैं,
आज पाठशाला में इसका अध्याय खोलने जा रहा हूं, क्योंकि फ्रांस दौरे पर नरेंद्र मोदी ने गजब ही कर दिया। फ्रांस में मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी की दोस्ती में फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदी बोल रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो 56 साल के हो गए हैं, उनका एक और जन्मदिन बीत रहा है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। जन्मदिन पर राहुल गांधी ने अपने लोगों को फिर से सपना दिखा दिया कि कैसे एक साल में नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाएगी। उनके समर्थक भी जोश से पूरा लबरेज कि देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, ये सब नारा और लग गया। यानी राहुल गांधी के जन्मदिन पर फुल माहौल बना है दिन भर। कहीं राहुल गांधी को देश का सुप्रीम लीडर बताया जा रहा है, कहीं राहुल गांधी को पोस्टर में भगवान परशुराम जैसा दिखा दिए हैं ये लोग, उनके पोस्टर को दूध से न हिला रहे हैं। तो राहुल गांधी के बर्थडे पर कैसे कांग्रेस बीजेपी भिड़े हैं और पेपर लीक का जो मुद्दा चल रहा है उसमें जेनजी को अपनी तरफ करने में जोर लगा रहे राहुल और पीएम मोदी दोनों ने जेनजी पर क्या ऐलान कर दिया है। ये पूरा सिस्टम क्या राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा या असली बीमारी की जड़ कहां है, वो भी आज आपको दिखाऊंगा इस अध्याय में। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। You are my true friend. We love you. Really happy returns of the day. वो एक सेवक के रूप में, परशुराम के रूप में, और तमाम आप देख सकते हैं जहाँ भी अत्याचार अन्याय है वहाँ वो खड़े हैं फरसा लेकर। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। राहुल गांधी अर्बन नक्सल बन गया। भाई एक तरफ नरेंद्र मोदी है, वो तो 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले चीफ मिनिस्टर थे। मतलब लगातार वो जनसेवा में लगे हुए हैं और महत्वपूर्ण पदों पर हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो पीएम बनने के लिए सालों से लगे हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। आज उनका जन्मदिन था तो उनके लोगों ने फिर वही माहौल बनाया कि मोदी तो कुर्सी से अब हटेंगे कि तब हटेंगे और अगले पीएम बस अब राहुल गांधी ही होने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी 4 साल बाद सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। भाई वो अब तक अपने फ्यूचर की ही बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सोच रहे हैं कि उनका बर्थडे आया है तो ये साल कुछ नया लाएगा, कुछ बदल जाएगा, जबकि मोदी सोच रहे हैं कि भारत का अगला साल कैसा करना है, भारत का 2047 तक का साल कैसा करना है। मतलब दोनों के अपने अपने टारगेट हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर क्या क्या कांग्रेस के लोगों ने गजब किया है आज आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि बर्थडे राहुल गांधी का था, लेकिन देश से लेकर विदेश तक कैसे मोदी मोदी हो रहा है। नरेंद्र मोदी का जलवा दिखा फ्रांस में। भारतीय समुदाय से मिलने गए थे, लगने लगा मोदी मोदी का नारा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जब नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, बताया कि कैसे जो काम पहले नामुमकिन लगते थे अब सरकार ऐसी है कि करके दिखा रही है, तो कार्यक्रम में जबरदस्त एकदम ताली पे ताली। किस स्केल पर काम हो रहा है उसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक उदाहरण से यह भी बताया कि जितने फ्रांस में घर नहीं है उससे ज्यादा पक्के घर पिछले 12 सालों में उनकी सरकार बना के दे चुकी है। देखिए क्या माहौल था और क्या बोले हैं मोदी। फ्रांस में जितने घर है, पूरे फ्रांस में टोटल जितने घर है उससे भी अधिक पक्के घर बीते 12 वर्षों में हमने जरूरतमंदों के लिए बनाए हैं। फ्रांस के दौरे पर पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज दिखा। वो जहां गए वहां उन्हें लोगों ने घेर लिया, सेल्फी खिंचवाने की होड़ लग गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक कि पीएम मोदी की दोस्ती और भारत से लगाव के चक्कर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हिंदी बोलने लग गए। आप सुनिए कैसे वो हिंदी में बोल रहे हैं, आप भी हैरान रह जाएंगे। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका नीस, एवियन और पेरिस मैं इसे 7वें दौरे के लिए स्वागत करके। फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
I hope it was correct, but my dear Narendra, dear Prime Minister, I wanted to thank you so much for your friendship. France loves you. I'm so happy you are with so many friends in Paris before leaving and going back to Delhi. I come to visit you in next February, but you are my true friend. We love you. Take care. बताइए, फ्रांस के राष्ट्रपति हिंदी बोल रहे हैं, जिन नरेंद्र मोदी के लिए 12 साल से यही ना कहते रहे ये लोग, यह विदेश नीति नहीं आती, वो तो नेताओं के साथ जबरदस्ती फोटो खिंचवाते हैं, गले मिलते हैं। उन नरेंद्र मोदी का रौला यह है कि उनकी दोस्ती के चक्कर में फ्रांस के राष्ट्रपति टूटी फूटी ही सही, लेकिन हिंदी में भारत के लिए अपना मैसेज दे रहे हैं। देखिए बॉस, जब किसी देश का कद बड़ा होने लगता है ना और बड़ा होता चला जाता है, वहां के लीडर का कद बड़ा होता चला जाता है, तो दुनिया इसी तरह से कनेक्ट करने का प्रयास करती है, अलग अलग रास्ते ढूंढती है कि कैसे मैं सबसे करीबी दोस्त दिख जाऊं। इसलिए जब नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि यह भारत का टाइम चल रहा है, तो ऐसे ही नहीं कहते हैं। वैसे भारत और फ्रांस के रिश्ते के लिए यह अच्छा भी है, क्योंकि भाषा सभ्यताओं को जोड़ने का अहम जरिया बनती है। और आप देखिए कि जब फ्रांस में पीएम मोदी का दौरा पूरा हो गया, तो पूरे गर्मजोशी से फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें विदाई भी दी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने अगले साल भारत आने का वादा भी कर दिया। अब आपने भी वादा पूरा करना है, फरवरी में भारत में एक्स्ट्रा टाइम लेकर आना है। February, I took the commitment that I come just for you. वादा किया, मैं पूरा निभाऊंगा, मैं आऊंगा और आपसे मिलूंगा। Thank you, Nana. Thank you. Take care. भारत और फ्रांस की दोस्ती इस मायने में भी बहुत अहम है कि फ्रांस जो है ना, वो इनोवेशन के मामले में बहुत मजबूत है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा प्लेयर है। भाई इसी से ना हमने जो है वो राफेल खरीदा था फ्रांस से, और यूरोप का बड़ा देश भी है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ऐसे नेता हैं जो एआई की अवेलेबल फॉर ऑल की नीति पे भी काम कर रहे हैं, यानी एआई सबको मिलना चाहिए, सबके लिए उपलब्ध रहे। इस पे पूरा जोर है दोनों का। वो एआई को रेगुलराइज करने पर भी जोर दे रहे हैं। इस मामले में पीएम मोदी और मैक्रों एक पेज पर है। आप ये भी देखिए कि फ्रांस में पीएम मोदी कैसे बड़े बड़े काम भी निपटाए। फ्रांस में पीएम मोदी ने बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की और वहां से भी भारत के लिए अच्छी ही खबरें आई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेंद्र मोदी ग्लोबल चैलेंज के बीच इकोनॉमी के सॉलिड प्लान पर काम कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग डील्स हो रही हैं, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। विदेश दौरे पर पीएम मोदी जहां जाते हैं, वहां के टॉप सीईओ से मिलते हैं, उनको बताते हैं कि बॉस आइए ना, भारत आइए, हमारी इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, आप भी आइए, नोट छापिए, भारत में इन्वेस्ट कीजिए, भारत में बनाइए, आप भी मुनाफा कमाइए। इससे ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के साथ मिलकर काम करने को लेकर उत्साहित होती हैं। आप देखिए, पीएम मोदी फ्रांस गए तो वहां बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले। इनमें कौन कौन था? पीएम मोदी बेनॉइट बेजन से मिले, जो सेंट गोबेन कंपनी के चेयरमैन हैं, सीईओ हैं। यह कंपनी मटेरियल सोल्यूशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है। इस कंपनी का अगले 5 साल में भारत में 10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट है। पीएम मोदी मार्टिन सियोन से मिले, जो एस्टम कंपनी के सीईओ हैं। यह कंपनी रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैन्युफैक्चरर है, जो स्ट्रैटेजिक रेल कॉरिडोर्स बनाने में काम करती है। यह कंपनी भी भारत में काम कर रही है। बिहार और गुजरात में इसके प्लांट लगे हुए हैं। पीएम मोदी आर्थर मेंज से भी मिले, जो मिस्ट्राल एआई के को फाउंडर हैं और सीईओ हैं। यह फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, जो 2023 में बनी है, और यह भारत की कंपनियों के साथ मिलकर इनोवेशन और एआई कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की इच्छुक है। नरेंद्र मोदी वैश्विक मंच पर जाकर यह बात भी कह रहे हैं कि भारत ही भरोसे का दूसरा नाम है बॉस, इस वक्त जब सारे देश एक भरोसेमंद पार्टनर को तलाश रहे हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो भरोसे के चीथड़े उड़ा दिए। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को देखकर लोगों को लगता है कि किस पे ही भरोसा करे इंसान। यह आदमी आज बोलता है, कल पलट जाता है। लेकिन भारत मुश्किल से मुश्किल वक्त में छोटे से छोटे देशों की मदद कर रहा है और अपने कमिटमेंट पे टिका रहा है हर बार। यानी भारत ही वो ट्रस्टेड पार्टनर बन रहा है जिसके साथ दुनिया आगे बढ़ना चाहती है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा है। हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है
जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है। देखिए पीएम मोदी किस लेवल पर काम कर रहे हैं, उसका एक और उदाहरण फ्रांस में दिखा। फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स नाम का एक कार्यक्रम हुआ, जहां भारत की कंपनियों ने अपनी टेक ताकत वैश्विक मंच पर रखी। इनोवेशन के सेक्टर में भारत की कंपनियां क्या क्या कर रही हैं, यह दिखाया गया। मतलब यह नहीं कि विदेश गए तो वहां कह रहे हैं कि भाई तुम लोग खाली आओ यहां इन्वेस्ट करो। वहां विदेश में यह भी बता रहे हैं कि यह मत सोचना कि हमको खाली तुम्हारी जरूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए या हम इनोवेट नहीं कर पा रहे। ये देखो हम भी कर रहे हैं। भारत इनोवेट्स में भारत की 120 कंपनियों ने हिस्सा लिया। ऐसी कंपनियां जो डीप टेक स्टार्टअप से जुड़ी हुई हैं। इस कार्यक्रम में दुनिया ने भारत के इनोवेशन की भी ताकत देखी। कार्यक्रम में भारतीय कंपनियों को कमर्शियल ऑर्डर भी मिले। जॉइंट रिसर्च और इनोवेशन सपोर्ट के नए रास्ते भी खुले। भारत इनोवेट्स में 1400 बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग हुई। पीएम मोदी ने बताया कि यह सिर्फ एक समिट नहीं था, बल्कि यह इनोवेशन डिप्लोमेसी का एक नया मॉडल बन रहा है। यानी नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं कि भारत के लिए आने वाला वक्त सेलिब्रेशन से भरा हो। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं वो आपने देख लिया, लेकिन सेलिब्रेशन की बात है तो राहुल गांधी का भी तो बर्थडे था। कांग्रेस क्या कर रही है? जो कांग्रेस वाले पीएम मोदी को इस बात पर कोसते हैं कि बीजेपी में मोदी की भक्ति चलती है, पीएम मोदी अपनी पूजा करवाते हैं, अपने लिए नारे लगवाते हैं, वो कांग्रेस वाले खुद राहुल गांधी के बर्थडे पे क्या कर रहे हैं आप देखिए। वाराणसी में गंगा घाट पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के पोस्टर पर दूध और गंगा जल चढ़ाया, बॉस गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाई हैं। और अनोखी बात यह है कि इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के तौर पर दिखाया है। राहुल के एक हाथ में फरसा, दूसरे हाथ में संविधान की कॉपी दे दी गई। यानी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल को भगवान के तौर पर पेश कर दिया। बॉस जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं। अच्छा, एक इकोसिस्टम को बड़ी दिक्कत होती है। अगर सावन के महीने में शिवलिंग पे दूध चढ़ने लगे, इनका कलेजा फट जाता है कि बाप रे आप दूध बर्बाद हो रहा है। आज दूध बर्बाद नहीं हो रहा है। मंत्रोच्चार के साथ राहुल के पोस्टर पे दूध गंगा जल चढ़ाते हुए लोग दिखे। देखिए जरा वहां कैसे बर्थडे मन रहा है। राहुल गांधी को भगवान परशुराम के तौर पर दिखाने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं का प्यार है। यह भगवान बता दें तो प्यार है, और नरेंद्र मोदी के समर्थक कुछ कर दें तो वो जो है चाटुकारिता है। अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसलिए राहुल को भगवान परशुराम की तरह एक सेवक के रूप में पेश किया गया है। यह अजय राय कह रहे हैं, सुनिए। देखिए हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको सम्मान दिया। वो जहां भी अत्याचार अन्याय हो रहा है वो एक सेवक के रूप में, परशुराम के रूप में, और तमाम आप देख सकते हैं जहां भी अत्याचार अन्याय है वहां वो खड़े हैं फरसा लेकर, संविधान लेकर, और के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है। राहुल गांधी को कहीं भगवान परशुराम बताया जा रहा है, कहीं भारत का सुप्रीम लीडर। प्रयागराज में राहुल के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो भी आज खूब चर्चा में रहा। संगम नगरी में राहुल गांधी को भारत का सुप्रीम लीडर बताया। कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने राहुल के जन्मदिन पर जो पोस्टर बनवाया उस पर राहुल की तस्वीर पर लिखवाया कि भारत का सुप्रीम लीडर। इसी पोस्टर के साथ इरशाद उल्ला ने बाबा तारा राम पीली मंदिर में पुजारियों से हवन पूजन भी करवाया और राहुल को करोड़ों दिलों की धड़कन भी बताया। यानी कोई सुप्रीम लीडर बता रहा है, कोई दूध से नहला दे रहा है, कोई भगवान बता दे रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के लोग राहुल गांधी के लिए यही माहौल बना रहे हैं कि अगला पीएम कौन होगा? राहुल गांधी होंगे। कांग्रेस की एक बैठक में कैसे नारे लगे हैं, सुनिए जरा। देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी कैसा हो? देश का पीएम कैसा हो? राहुल गांधी कैसा हो? यानी सोशल मीडिया से लेकर बर्थडे पर मीटिंग तक हर जगह ये लोग राहुल गांधी को पीएम बना चुके। बॉस वही वाला फीलिंग देते हैं उनको, वो भी गदगद। राहुल पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये बहुत बाद की बात है अभी, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री तो मोदी हैं। उन्होंने राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं। 56 साल के हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में जाकर केक भी काटा, बर्थडे मनाया। कांग्रेस के सांसदों और पार्टी के बड़े नेताओं के साथ राहुल ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। कांग्रेस दफ्तर में जब राहुल ने केक काटा तो सांसदों ने क्लैपिंग कर राहुल गांधी को बधाई भी दी, राहुल को बर्थडे विश किया। इस दौरान प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल सब थे। देखिए जरा कैसे केक कटा है। राहुल के जन्मदिन पर कांग्रेस दफ्तर में माहौल बहुत लाइट था, लेकिन बीजेपी इस पर भी चुटकी लेने से पीछे नहीं रही। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि जन्मदिन की बात तो ठीक है, लेकिन लोग राहुल की शादी की सालगिरह के बारे में भी जानना चाहते हैं। राहुल गांधी का जन्मदिन हो या उनके शादी का सालगिरह हो, ये उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है। जन्मदिन तो सुन रहे हैं, शादी के सालगिरह को भी लोग सुनना चाहता है। अरे आपको क्या लेना देना है भाई, शादी करेंगे जब उनका मन करेगा। इनको अब बर्थडे मन रहा है तो शादी की सालगिरह पड़ गई। आज राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस का हर नेता राहुल गांधी को खुश करने में जुटा हुआ था। उधर बीजेपी के लोग राहुल गांधी पे हंस रहे थे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी के रहते 12 साल में राहुल की पूरी इमेज चौपट हो गई। राहुल करोड़ों दिलों की धड़कन नहीं है, वो बल्कि दिल के आसपास भी नहीं है कहीं पर। उनके समर्थक जिस भी प्रारूप में उन्हें रखना चाहें, विगत 12 वर्षों में उनकी प्रस्तुतिकरण, उनकी वेशभूषा, उनकी भावभंगिमा में जितने परिवर्तन आए हैं, मुझे लगता है शायद एक दशक में किसी नेता के आपने स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस में इतने बड़े परिवर्तन नहीं देखे होंगे। मगर उसके बावजूद वो जनता के दिल में अपना स्थान लगातार खोते चले गए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी राहुल पर हमलावर हो गए। राहुल गांधी को सनातन विरोधी बताया और कहा कि भगवान परशुराम से बराबरी करना राहुल गांधी को बहुत महंगा पड़ेगा। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, वो कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान परशुराम की बराबरी करना राहुल गांधी जी को काफी महंगा पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता। जो सनातन विरोधी है, जो वो कैसे भगवान परशुराम की बराबरी के बारे में सोच भी सकता है। और आपके पास इस प्रकार का कहीं कोई उदाहरण या वाकया नहीं है कि सनातन धर्म के साथ आप कभी खड़े हो। आपने तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है। आपको देश के लोगों से क्षमा मांगना चाहिए। यानी राहुल गांधी के बर्थडे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच गजब की बयानबाजी। उधर राहुल गांधी अपने बर्थडे के माहौल में कांग्रेस के लोगों के अंदर यह कहकर जोश भर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब अगले साल पीएम ही नहीं रहेंगे। राहुल गांधी ने बात कुछ दिन पहले कही थी, अब फिर से यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा कि आप नोट कर लीजिए, नरेंद्र मोदी 1 साल बाद पीएम नहीं रहेंगे। मैं ये जिम्मेदारी से गंभीरता के साथ कह रहा हूं, नोट करके रख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी मुझसे निगाह नहीं मिला पाते, मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम। अब राहुल गांधी ने बर्थडे पर भी वही स्क्रिप्ट पढ़ दी जो वो बाहर पढ़ते हैं। वो तो बहुत कुछ पहले भी लिखवा चुके हैं कि लिख के रख लीजिए, मैं संसद में बोलूंगा भूकंप आ जाएगा। भूकंप तो आया नहीं। वो लिखवाते हैं, फिर पर्चा इधर उधर हो जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। यहां टीएमसी खत्म हो रही है, उद्धव की पार्टी टूट रही है, अखिलेश की पार्टी टूट जाएगी क्या? आपके सांसद इधर से उधर हो रहे हैं। कौन पार्टी बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं। इनकी पार्टी कांग्रेस हारती चली जा रही है। ये हर 6 महीना पे कह देते हैं कि मोदी अभी खत्म, अब अगले साल नहीं रहेगी कुर्सी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की बैठक में राहुल गांधी ने ये बातें कही। राहुल गांधी ये बातें उस माहौल में कह रहे हैं जिस माहौल में वो इस देश के यूथ को अपनी तरफ लाने के लिए जोर लगा रहे हैं। राहुल गांधी आजकल एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं
और इसी को लेकर उन्होंने अभी हाल में बड़े इवेंट्स की शुरुआत की, जिसमें राहुल गांधी को जेन जी के नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। राजस्थान के कोटा में ऐसा ही प्रोग्राम कांग्रेस ने रखा था, जिसमें राहुल गांधी को जेन जी के लीडर के तौर पर पेश किया गया। एजुकेशन सिस्टम को लेकर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज दिख रहे हैं, क्योंकि कभी कहते हैं कि ये सिलेक्शन का सिस्टम है, कभी कहते हैं रिजेक्शन का सिस्टम है। सुनिए राहुल गांधी खुद कैसे कंफ्यूज हैं कि इस देश का एजुकेशन सिस्टम है क्या। हमारा सिस्टम बेसिकली सिलेक्शन का है, और किस चीज के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? ये मेमोरी के लिए। जिसकी मेमोरी अच्छी होती है, जो सुन लेता है बात, जो अजीब सवाल नहीं पूछता, जो कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहता, उसको वो सिलेक्ट कर देते हैं। This is unfair and this is brutal. The Indian education system is a rejection system. It is not a selection system. That is the fact that we are facing. भाई मन बनाइए, कभी कहते हैं सिलेक्शन का सिस्टम है, कभी कहते हैं रिजेक्शन का सिस्टम है। जेन जी और युवाओं की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन आप यह भी देखिए कि सामने नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी 12 साल में कम ही नहीं हुई बल्कि बढ़ी ही है। आप देखिए, आज ही पीएम मोदी फ्रांस की यात्रा से लौटे, कुछ ही घंटे के अंदर दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंच गए। विज्ञान भवन में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले लाखों युवाओं को 2400 करोड़ रुपए भी दिए। सुनिए वहां पर पीएम ने क्या कहा है युवाओं को लेकर। लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और दूसरे लोगों ने पेपर लीक को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है, लेकिन आप यह भी देखिए कि सरकार कैसे क्या क्या काम कर रही है। संडे को नीट यूजी का री एग्जाम है। एग्जाम से पहले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कल मॉक ड्रिल करेगी। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक परीक्षा प्रक्रिया का पूरा रिहर्सल होगा। कल देश भर के 5500 से अधिक परीक्षा केंद्रों को हाई सिक्योरिटी जोन में बदला गया है। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा में 2 से 2.5 लाख पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। क्वेश्चन पेपर पहुंचाने और आंसर शीट वापस लाने की जिम्मेदारी 15,000 अर्धसैनिक बलों को सौंपी गई है। निगरानी के लिए 1.5 लाख अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे और 15,000 जैमर्स लगाए गए। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली। पहली बार 3 लेवल की सुरक्षा घेरा जो है वो बनाया गया है। जिला प्रशासन, राज्य पुलिस और केंद्र सरकार की विशेष सुरक्षा टीम। सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग एनटीए मुख्यालय में होगी, बाकी कंट्रोल रूम से की जाएगी। परीक्षा के लिए 22,80,000 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। 18,50,000 से ज्यादा उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। 98.8% परीक्षा केंद्र सरकारी शिक्षण संस्थानों में बनाए गए हैं। कई राज्य हैं जो सेंटर तक पहुंचने के लिए छात्रों के ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर पीने का पानी, बिना कट बिजली, जनरेटर, प्राथमिक उपचार, एंबुलेंस और जरूरत पड़ने पर पोर्टेबल शौचालय की भी व्यवस्था रहेगी। यानी इस बार सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कहीं से भी कोई चूक ना। वो चूक होगी नहीं होगी वो तो पता चल जाएगा संडे को। जो स्टूडेंट्स नीट यूजी का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गाइडलाइंस आई हैं वो भी सुन लीजिए। कैंडिडेट सुबह 11 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी बॉस, इसलिए टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। कैंडिडेट अपने साथ एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी लेकर आए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए ओरिजिनल वैलिड फोटो प्रूफ लेकर आइए। साथ ही 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपने साथ लेकर जाना है। जो कैंडिडेट धार्मिक अटायर में आएंगे या फुल स्लीव्स या वुलन कपड़े पहनकर आएंगे वो एग्जाम सेंटर पर जल्दी पहुंच जाएं, जिससे सिक्योरिटी चेक टाइम पर हो सके। इसके अलावा छात्रों को पेपर लीक की अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा गया है। कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो उसको रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी पेपर लीक का मुद्दा उठा रहे हैं और इस पर नरेंद्र मोदी को घेर भी रहे हैं। राहुल गांधी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं और जो मुद्दा वो उठा रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष में उठाना चाहिए।
पॉइंट यह है कि अगर वो वाकई सिस्टम को बदलना चाहते हैं तो वो बात नहीं उठा रहे जिसने सिस्टम को खोखला कर रखा है। आप देखिए कि एजुकेशन सिस्टम हो या फिर हेल्थ केयर सिस्टम, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर आप रूट कॉज में जाइएगा, कई लोगों को लगता है कि हर जगह नेता घुस गए। और मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे। एक स्टडी के मुताबिक 2005 से 2017 के बीच राज्यों में जिसकी सरकार थी, जिस पार्टी की, उस सरकार से जुड़े हुए विधायकों के क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों की संख्या जबरदस्त तरीके से बढ़ती चली गई। 2005 से 2017 के 12 साल की स्टडी हुई और उसके दौरान पाया गया कि प्राइवेट स्कूल 3 गुना बढ़ गए ऐसी जगहों पर, जबकि सरकारी स्कूल की ग्रोथ उतनी नहीं हुई। 2005 से 2017 के बीच प्राइवेट स्कूल में एनरोलमेंट 270% बढ़ गया, जबकि सरकारी स्कूलों में 16% घट गया। यह प्राइवेट स्कूल कॉलेज दूध के धुले हुए भी नहीं है, यह आरोप लगता है। आप देखिए कि 2015-16 के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रियल स्टेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की छापेमारी की थी और उसमें 11,000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का पता चला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस छापेमारी में सिर्फ 3 साल के अंदर रियल स्टेट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 32,000 करोड़ की ब्लैक मनी भी पकड़ी गई थी। यानी इस देश में जो शिक्षण संस्थान हैं वो वाकई शिक्षा देने के मकसद से काम कर रहे हैं या पूरा बिजनेस बन गया है, और उस बिजनेस मॉडल में नेता कैसे घुस गए हैं, यह बहुत बड़ा प्रश्न है इस देश में। जिन नेताओं को चुना गया कि आप आइए चुनकर और सरकारी सिस्टम ठीक कीजिए, सरकारी स्कूल ठीक कीजिए, सरकारी एजुकेशन सिस्टम बेहतर बनाइए, वो अपना स्कूल कॉलेज खोल के बैठ गए। नेता कैसे एजुकेशन के सेक्टर में घुसे आप देखिए। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक यूपी में 30% नेता स्कूल कॉलेज के बिजनेस में। इसमें सभी पार्टियों के नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को आप ले लीजिए, दशकों से उनका एजुकेशन सेक्टर में बिजनेस रहा है, अभी 11 कॉलेज उनके पास है। इसी तरह से आजम खान ने अपने ट्रस्ट के नाम पर जौहर यूनिवर्सिटी बना दी थी, और इसके नाम पर क्या क्या हुआ वो आपको पता ही है, इतना खबर सुने। कई बीजेपी नेताओं का भी एजुकेशन सेक्टर में दखल है, जिनके पास दर्जनों स्कूल और कॉलेज है, जैसे बृजभूषण शरण सिंह है, उनके 54 स्कूल और कॉलेज है। आपको महाराष्ट्र के बारे में बताता हूं, जब 2014 के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, पृथ्वीराज चव्हाण तब सीएम होते थे, उनके कैबिनेट को कैंपस कैबिनेट कहा जाने लगा था, क्योंकि आधे से ज्यादा मंत्री एजुकेशन के सेक्टर में घुस गए थे। उस वक्त कांग्रेस की राज्य सरकार में 42 मंत्री थे, 21 मंत्रियों के परिवार में एजुकेशन का कहिए कि बिजनेस ही चल रहा था एक तरीके से, जिसमें 10 एनसीपी के थे और 11 कांग्रेस के थे। कई नेताओं के स्कूल कॉलेज की पूरी चेन है बॉस, जगह जगह ब्रांचेस हैं, जैसे कांग्रेस के पूर्व विधायक पतंगराव कदम, भाई इनका फैमिली बिजनेस ही स्कूल कॉलेज रहा है। इनके 78 स्कूल और 60 कॉलेज हैं, इसमें भारतीय विद्यापीठ भी है। इसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ इलाके में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता दत्ता मेघे थे, उनके बनाए स्कूल कॉलेज का पूरा नेटवर्क है, और इनके नाम पर करीब 15 बड़े कॉलेज हैं। देखिए एक बात क्लियर कर दूं कि नेता हो या आम आदमी हो, जिसको जिस भी फील्ड में काम करने का मन है वो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि नेताओं ने स्कूल कॉलेज खोल दिया तो वहां कुछ गड़बड़ ही चल रही है, यह नहीं कह रहा हूं। किसी के स्कूल कॉलेज खोलने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि जो नेता, जिन पार्टियों के हम नाम ले रहे हैं, और सब है उसमें, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, सब, हम ये नहीं कह रहे कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आम धारणा है कि ज्यादातर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट खुले हैं उनमें एडमिशन और फीस का खर्चा इतना हो जाता है कि गरीब उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है, और ये दशकों से चल रहा है। तो राहुल गांधी जो मुद्दा उठा रहे हैं पेपर लीक का, वो अच्छा मुद्दा हो सकता है, लेकिन सिस्टम में जो गड़बड़ी है और जिसमें नेता घुसे पड़े हैं, पहले उन नेताओं को ना निकालिए बॉस। नेता को पब्लिक काहे के लिए भेजती है चुन के? सरकारी सिस्टम ठीक करने के लिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल सही बनाओ। लेकिन अगर ये अपना ही स्कूल अस्पताल बनाकर चलाने लगेंगे तो प्राइवेट स्कूल और अस्पतालों पर काम होगा, सरकारी स्कूल वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे अभी पड़ा हुआ है। इसलिए या तो नेता इससे दूर रहे, एजुकेशन सिस्टम से सब पार्टी के नेता को हटा दीजिए, और नहीं तो अगर आपको खोलना ही, आपको लग रहा है आप एजुकेशन के सेक्टर में जन सेवा कर रहे हैं, तो फीस कम कीजिए। सरकारी एजुकेशन सेक्टर में या इंस्टीट्यूट्स में जितना फीस है उतना रखिए, कहिए कि हम जन सेवा कर रहे हैं, गरीब को पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए एजुकेशन सेक्टर में।
आम आदमी, गरीब आदमी को इस सेक्टर में घुसाइए, पहुंचाइए उस तक ये सुविधा। हो रहा है ऐसा। आप छान लीजिए, सब पार्टी के नेता आपको मिल जाएंगे जिनका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हिस्सेदारी है। ये जब तक नहीं ठीक कीजिएगा ना बॉस, एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा। और हेल्थ सिस्टम का भी यही हाल है, लेकिन उस पर बात ही नहीं है। पेपर लीक हुआ, वो हल्ला हुआ, खत्म, चले जा रहा है सिस्टम। खैर, हम भी आगे बढ़ते हुए अगला अध्याय खोल लेते हैं। इधर राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, उधर एसआईटी का ताबड़तोड़ एक्शन। चढ़ावा चोर कौन निकले? सोना, चांदी, हीरे, कैश से लेकर वीआईपी दर्शन पास तक राम मंदिर के गुनहगारों ने कुछ नहीं छोड़ा बॉस। राम मंदिर में चोरी के बाद काशी विश्वनाथ के चढ़ावे की गिनती पर क्या चर्चा शुरू हो गई है, अब इसका अध्याय देखिए। जब से अयोध्या के भव्य राम मंदिर से करोड़ों का चढ़ावा गायब होने के आरोप लगे, तब से राम भक्त बहुत गुस्से में है, क्योंकि मामला उनकी प्रभु श्री राम पर आस्था और विश्वास से जुड़ा है। ऐसे में राम भक्तों के भरोसे को बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में दिख रहे हैं। पूरी जांच की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज खुद अयोध्या पहुंच गए। सीएम योगी ने 500 सालों के लंबे इंतजार और सैकड़ों राम भक्तों के बलिदान के बाद बने भव्य राम मंदिर को बदनाम करने वालों को कड़ा सबक सिखाने की कसम खाई। राम भक्तों को कहा कि 15 दिन दीजिए बॉस, 15 दिन, दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। और एसआईटी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। आज आपको पाठशाला में चढ़ावा चोरी कांड को लेकर सीएम योगी की कसम और एसआईटी के ताबड़तोड़ एक्शन, इसकी एक एक डिटेल बताऊंगा। चढ़ावा चोरी का आरोप लगते लगते कहां चला गया है मामला? सोना, चांदी, हीरे, कैश वीआईपी दर्शन के पास इन लोगों ने कहां कहां नहीं कांड किया, आपको बताऊंगा। और राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर के चढ़ावे की गिनती पर क्या चर्चा हो रही है, क्या खबर है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है 500 वर्षों तक। और चोरी करने वाले कौन हैं, ये भी पता ही है आप सब लोगों को। और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, सबसे पहले बात सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। इस दौरे में राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को दिए उनके अल्टीमेटम थे। आज योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। वो पहले भी राम मंदिर गए, लेकिन आज इस पूरे घटनाक्रम के बीच वहां राम मंदिर जाना, गर्भगृह में रामलला के दर्शन करना, इसकी बड़ी चर्चा है। योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों से अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में न आने की अपील भी की। सीएम योगी ने भरोसा दिया कि 15 दिन के अंदर इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक बार सीएम योगी को सुनिए, फिर बताता हूं कि एसआईटी को जांच में ऐसा क्या मिल गया जिसके दम पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर इतना बड़ा ऐलान कर रहे हैं। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, लेकिन हम राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। आप यह भी देखिए कि जिस एसआईटी जांच के दम पर सीएम योगी चढ़ावा चोरी कांड में दूध का दूध, पानी का पानी होने का ऐलान कर रहे हैं, उसकी जांच के 5वें दिन क्या बड़ा खुलासा हुआ है कि इन बड़े किरदारों तक जांच की आंच पहुंचती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक कैश में आने वाले चढ़ावे के साथ दान में आए सोने, चांदी और हीरे के गहनों में भी हेरफेर होने की आशंका जताई जा रही है। इसका सच सामने लाने के लिए एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे पूछताछ की।
इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और राम मंदिर निर्माण के प्रभारी गोपाल राव से भी एसआईटी ने अलग अलग पूछताछ की। एसआईटी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर और पहले के ब्रांच मैनेजर को बुलाया, उनसे भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में चढ़ावे में आने वाले कैश के रिकॉर्ड को मेंटेन करने में कई कमियां मिली। यानी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी के रडार में जो संदिग्ध आ चुके हैं, उनमें टिन्नू यादव से एसआईटी ने दोबारा पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने दूसरी बार हुई पूछताछ में चढ़ावे की गिनती को लेकर ट्रस्टी अनिल मिश्रा और राम मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव का नाम लिया। टिन्नू यादव से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद अब एसआईटी चढ़ावा चोरी कांड में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की भूमिका की पड़ताल भी हो रही है। आरोप है कि गोपाल राव राम मंदिर ट्रस्ट में पद पर न होने के बावजूद वीवीआईपी पास जारी करने के अधिकार का इस्तेमाल करते रहे। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव मंदिर प्रबंधन, चढ़ावे की गिनती और निर्माण कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। आरोप यह भी लग रहा है कि गोपाल राव ही नहीं, उनका एक रिश्तेदार भी उनकी आईडी से वीवीआईपी दर्शन पास जारी कर रहा था। एसआईटी को यह भी पता चला कि मंदिर निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री और पत्थरों की खरीद प्रक्रिया में गोपाल राव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एसआईटी की टीम पिछले 5 दिनों से राम मंदिर में डेरा डाले बैठी। एसआईटी ने अपनी जांच में अब तक क्या क्या किया है, सूत्र बता रहे हैं कि पहला दिन एसआईटी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से चढ़ावे की पूरी जानकारी ली कि कैसे क्या होता है, बताइए जरा। चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक था, उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बैठाया, फिर 6 घंटे उनसे पूछताछ की, क्योंकि पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी काम कैसे होता है, फिर इनसे पूछे कि तुम क्या किए, तुम क्या किए। फिर दूसरा दिन आया, एसआईटी की टीम ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से 4-4 घंटे सवाल जवाब किए। फिर तीसरे दिन एसआईटी ने बैंक के अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी प्राइवेट एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की। इस दौरान चढ़ावे से जुड़े बैंक स्टेटमेंट और दूसरे रिकॉर्ड्स की भी पड़ताल। चौथा दिन एसआईटी की टीम करीब 10 घंटे तक राम मंदिर परिसर में रही। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। एसआईटी ने अनिल मिश्रा से चढ़ावे की रकम की गिनती और इसे जमा करने के प्रोसेस के बारे में भी पूछा। फिर एसआईटी ने अपने रडार में आ चुके अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा समेत 6 किरदारों की नियुक्ति में अनिल मिश्रा की भूमिका की पड़ताल की। इसके बाद एसआईटी एक और संदिग्ध टिन्नू यादव से भी करीब 1.5 घंटे पूछताछ कर चुकी है। अनिल मिश्रा के जवाब पर टिन्नू यादव से सवाल पूछकर क्रॉस चेक भी किया। राम मंदिर में चढ़ावे के मामले में एक नया नाम गोपाल राव का लिया जा रहा है। आरोप है कि गोपाल राव का राम मंदिर के दूसरे काम में भी पूरा दखल रहता था। हमारी पड़ताल में भी पता चला कि गोपाल राव राम मंदिर में दर्शन के लिए वीवीआईपी पास तक जारी कर रहा है। ऐसे ही एक पास की एक्सक्लूसिव तस्वीर हमारे हाथ लगी, जिसमें गोपाल राव का नाम लिखा हुआ दिख रहा है। और गोपाल राव जिस तरह राम मंदिर दर्शन के लिए वीवीआईपी पास जारी कर रहे थे, इसे बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वीवीआईपी पास वाले श्रद्धालु विशेष सुरक्षा मार्ग से मंदिर परिसर में एंट्री करते हैं और वीवीआईपी पास जारी करने का अधिकार सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पास है। इसके अलावा डीएम, एसएसपी, डीआईजी और एसपी को ही वीवीआईपी पास जारी करने का अधिकार है। अब सवाल उठ रहा है कि तो गोपाल राव कैसे कर रहा था। राम मंदिर के चढ़ावे पर मचे बवाल के बीच एक आइडिया यह भी आया है कि राम मंदिर के पूरे मैनेजमेंट के लिए एक सीईओ को लगा देना चाहिए। अभी मंदिर का पूरा संचालन राम मंदिर ट्रस्ट देख रहा है, लेकिन निगरानी में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद मंदिर के संचालन के लिए प्रोफेशनल्स को लगाने की बात हो रही है, क्योंकि राम मंदिर में रोजाना करीब 1 लाख लोग दर्शन करने आते हैं। करोड़ों रुपए का दान, दुकानों का किराया, कॉन्ट्रैक्ट से होने वाली कमाई को सही और साफ तरीके से संभालने के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट जरूरी हो गया है। सीईओ बिना किसी दबाव के ट्रस्ट के साथ मिलकर काम कर सकता है और फंड की सही गिनती, ऑडिट और सार्वजनिक जानकारी सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा बढ़ती भीड़, सुरक्षा व्यवस्था और पूरे परिसर को संभालने के लिए 24 घंटे निगरानी जरूरी है, जिसे एक समर्पित अधिकारी ही अच्छे से संभाल सकता है। मजबूत निगरानी के बिना वित्तीय गड़बड़ी का खतरा बना ही रहेगा। इसलिए एक प्रोफेशनल सीईओ पारदर्शिता के साथ साथ जवाबदेही और भरोसा भी मजबूत करेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब यह आइडिया दिया गया, ऐसा होगा नहीं होगा अभी पता नहीं। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन और ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा भी सीईओ की नियुक्ति को जरूरी बता रहे हैं। उनका कहना है कि राम मंदिर के पूरे परिसर का मैनेजमेंट करना वैसे ही है जैसे किसी छोटे जिले की व्यवस्था को देखना। सुनिए नृपेंद्र मिश्रा को। सर्वप्रथम यहाँ पे
एक ऐसे अनुभवी अधिकारी की आवश्यकता है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ट्रस्ट के ओवरऑल नियंत्रण में रहे, लेकिन उसे प्रबंधन में स्वतंत्रता हो। यह हम बिना समय खोए हुए तत्काल व्यवस्था करते हैं। क्योंकि आप विश्वास माने, आज एक छोटे जनपद के बराबर इस 71 एकड़ में गतिविधियां हैं। देखिए, सीईओ वाला आइडिया आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर से लिया गया है। मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर का सिस्टम ही अयोध्या में फॉलो किया जाए। तो अब ये सिस्टम है क्या जो तिरुपति मंदिर का है, उसे भी समझिए। तिरुपति मंदिर का मैनेजमेंट तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट यानी टीटीडी करता है। इस ट्रस्ट का एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में 2 जॉइंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा चीफ विजिलेंस और सिक्योरिटी ऑफिसर भी होता है। ट्रस्ट का फाइनेंशियल एडवाइजर और चीफ अकाउंट्स ऑफिसर होता है। अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स मंदिर प्रशासन की अलग अलग ब्रांच को देखते हैं। यानी कुल मिलाकर मुख्य मंदिर समेत 12 मंदिरों में 14,000 लोग मंदिर के मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। कॉर्पोरेट स्टाइल का यह मैनेजमेंट तिरुपति में कोई अव्यवस्था होने ही नहीं देता। यही वजह है कि अब राम मंदिर में भी ऐसी ही व्यवस्था लागू किए जाने की डिमांड हो रही है। राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी की खबरों के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर की भी बड़ी चर्चा है। कहा जा रहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दान की गिनती का तरीका बड़ा पारदर्शी है, उससे भी सीखना चाहिए। मंदिर प्रशासन के मुताबिक मंदिर परिसर में कुल 56 हुंडियां यानी दान पेटियां लगाई गई काशी विश्वनाथ में, जिनमें श्रद्धालुओं का चढ़ावा इकट्ठा होता है। इन हुंडियों को हफ्ते में 2 बार तय दिनों पर खोला जाता है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चढ़ावा निकाला जाता है और इस प्रक्रिया की निगरानी एक मजिस्ट्रेट और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में होती है। हुंडियों से निकले दान को एक सुरक्षित और गोपनीय स्थान पर ले जाकर गिना जाता है। खास बात यह है कि चढ़ावे की गिनती मुमुक्षु भवन में रहने वाली करीब 20 महिलाओं द्वारा की जाती है। सबसे पहले नोट, सिक्के और दूसरी वस्तुओं को अलग अलग करके पहले रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। इसके बाद पूरी राशि बैंक में जमा कराई जाती है और उसकी रसीद को रिकॉर्ड के तौर पर फिर से रजिस्टर में जोड़ा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया पर मजिस्ट्रेट की निगरानी रहती है और हर स्टेप सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड होता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालु डिजिटल माध्यम से भी दान कर सकते हैं, जो सीधे मंदिर के खाते में जमा होता है और उसका भी नियमित हिसाब रखा जाता है। वहीं दान में मिलने वाली ज्वेलरी और दूसरे कीमती वस्तुओं को पहले उनकी शुद्धता की जांच करते हैं, फिर उसे ट्रेजरी में सुरक्षित जमा कर दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर काशी विश्वनाथ धाम में दान की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई स्तरों पर निगरानी और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था है। यही सिस्टम लोग कह रहे हैं कि देश भर के मंदिरों में लागू किया जा सकता है, अयोध्या में किया जा सकता है। क्यों नहीं किया गया, यह बड़ा प्रश्न है। पाठशाला में हमारे लिए वक्त हो गया अगले अध्याय का। भाई ये तो अभी हम बात कर रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, लेकिन एआई क्या कर देगा अब आप ये देखिए। भाई जानवर बोलने लगे हैं, बिल्ली बोलकर दूध मांगेगी, डॉगी घुमाने के लिए कहेगा। जानवरों को इंसान की तरह बोलवाने वाली मशीन आ गई है क्या? एआई क्रांति का सबसे नया कारनामा वो डिवाइस जो जानवरों से वो कराएगा जो आपने सोचा नहीं होगा, और दुनिया का सारा पानी पी जाएगा, पैसे की वैल्यू खत्म कर देगा क्या? एआई के वो खतरे जो होश उड़ा देंगे। अब इसका अध्याय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है बॉस, वो आप सोच ही नहीं सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब वो सब करने लग गया है जो पहले किसी ने सोचा नहीं था, और इसी वजह से एआई को खतरा भी बताया जा रहा है। हेल्थ, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन से लेकर हर छोटे बड़े सेक्टर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। खास बात यह है कि भविष्य में एआई इंसानों की जगह काम भी करेगा, इसकी भी चिंता है कई लोगों को। यानी इंसानों की नौकरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। एआई की मदद से अब इंसान जानवरों की बोली भाषा भी समझ सकेंगे। जैसे फिल्मों में नहीं देखा आपने कि जानवर जो है वो इंसान की भाषा बोल रहा है, अब रियल लाइफ में होगा। कुल मिलाकर एआई खुद को इतना इवॉल्व कर लेगा कि इंसान और जानवर बात करेंगे। आप देखिए एआई किस लेवल पर पहुंच गया है बॉस। ये कोई मामूली बात नहीं है जो कह रहा हूं, ये ऑलमोस्ट हो रहा है कि एआई की मदद से जानवर बात करेंगे, जानवर अपना दुख दर्द बताएंगे, इंसानों के सारे काम एआई कर लेगा, सारी बीमारियों का इलाज एआई से होगा। लेकिन एआई से इंसानों को खतरा भी है। दुनिया का सारा पानी खत्म कर देगा क्या? एआई की वजह से पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी क्या? यानी एआई से फायदा है तो नुकसान भी बहुत है,
और खास बात, एआई को इतना डेवलप इंसान ही तो कर रहा है, एआई को ट्रेनिंग तो इंसान ही दे रहा है, और यही एआई आगे जाकर इंसानों की नौकरी खा जाएगा, ये डर है। एआई क्रांति के बारे में आज आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। क्या क्या खतरे एलन मस्क बता रहे हैं वो भी बताने वाला हूं। कैसे जानवर बात करने लगे हैं इंसानी भाषा में, मशीन आ गई है, आप देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। लेकिन पहले एक ट्रेलर देखिए। Hi, human. How are you? I'm good, buddy. How are you? I want some food. Sure, let's eat. Let's play. I'm feeling sleepy. I love running. देखिए, पहले आपको बताता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या नया कमाल हुआ है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि जानवर भी इंसानों की तरह बोल रहे हैं, इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिल्म होती थी। अब रियल लाइफ में जानवर हमारी आपकी भाषा में बात कर सकेंगे, और ये फिल्मी कहानी लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। कैसे होगा, कैसा होगा वो वक्त जब आपका पालतू कुत्ता या बिल्ली आपसे कुछ कहेगा, खुद कहेगा कि भूख लगी है, चलो खेलने चलते हैं। आपका पालतू जानवर आपके घर आने पर खुशी जता सकेगा, उसे क्या चाहिए वो सब बता सकेगा। कुत्ता बिल्ली से लेकर घोड़े चिड़िया तक सब आपकी बात समझेंगे, आपको अपनी बात बताएंगे, आप उनके हिसाब से उनकी बात मानिएगा। और यह सब होगा एआई की मदद से। कुत्ते किस लिए भौंक रहे हैं लगातार, बिल्ली क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही है, सब पता चलेगा। लेकिन यह सब हो रहा है एआई की मदद से। ऐसी डिवाइस बनाई गई है जो जानवरों की भाषा को समझने लायक बनाएगा। एआई फील्ड में चीन बहुत तेजी से काम कर रहा है। चीन में कई ऐसे स्टार्टअप हैं जो नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। चीन के ऐसे ही एक स्टार्टअप ने जानवरों की भाषा समझने वाली डिवाइस बनाई है। मेंग जियोई नाम के स्टार्टअप ने यह डिवाइस बनाया है। यह डिवाइस एक कॉलर की तरह है कि जानवर के गले में पहना दीजिए, जो जानवरों के गले में लगेगा, जानवरों की बॉडी लैंग्वेज ट्रैक करेगा, भौंकने या दूसरी आवाजें मॉनिटर करेगा। यह डिवाइस पूंछ की हरकत, चलने का तरीका सब देखता है, बैठने या लेटने की मुद्रा भी ट्रैक करता है। हर शारीरिक एक्टिविटी को यह ट्रैक कर रहा है, गले में लगा हुआ है, सब देख रहा है। भावनाएं जो हैं जानवर की, उसको भी ट्रैक करता है, और फिर सारे डेटा को प्रोसेस करके जानवर की भाषा समझाता है कि वो बोल क्या रहा है। मतलब जैसे कुत्ता भौंक रहा है, पूंछ हिला रहा है, क्या कर रहा है, वो सब देख दाख के, और फिर उसमें से आवाज आएगी जैसे इंसान बोल रहा। यह डिवाइस अलीबाबा क्लाउड के क्वेन एआई मॉडल पर आधारित है। कंपनी का दावा है कि डिवाइस 95% सही है। 1 मई से प्री ऑर्डर बुकिंग शुरू हो चुकी थी। अब तक 10,000 ऑर्डर मिल भी चुके हैं। हालांकि कंपनी ने 95% एक्यूरेसी से संबंधित डेटा पब्लिश नहीं किया है, ना ही कोई रिसर्च पब्लिश की है। यह डिवाइस जानवरों की आवाज और एक्टिविटी के आधार पर भाषा को ट्रांसलेट करता है, कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जितनी तेजी से काम हो रहा है, उसी के साथ इसका डेटा सेंटर भी बढ़ता जा रहा है। एआई डेटा सेंटर को ठंडा रखना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पानी लगता है, और इससे दुनिया में जल संकट भी खड़ा हो सकता है, कहा जा रहा है। मतलब फायदा है तो नुकसान भी है। हर एआई मॉडल में हजारों एआई चिप्स काम करते हैं। एआई चिप्स भारी मात्रा में गर्मी पैदा करते हैं। ठंडे ना हो तो सर्वर खराब हो सकता है। डेटा सेंटर्स में कई कूलिंग सिस्टम लगाने पड़ते हैं, इसमें सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। डेटा सेंटर में कूलिंग टावर लगाने पड़ते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग और चिल्ड वाटर सिस्टम होता है। इसी को लेकर यूएन ने हाल में चेतावनी दी है कि 2030 तक एआई डेटा सेंटर में जितना पानी लगेगा वो 1.3 अरब लोगों की जरूरत के बराबर होगा। यानी जितना पानी भारत इस्तेमाल करता है, उतना पानी 2030 तक एआई के सिस्टम को ठंडा रखने में चला जाएगा। बॉस सोचिए, तो फायदा तो दिख रहा है, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़ा है।